नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथाकार विजयदान देथा जी उर्फ बिज्जी की लिखी हुई कहानी दोहरी जिंदगी। बहुत अधिक उनके बारे में ना कहकर सिर्फ एक लाइन में कहूँगी कि राजस्थान के घर घर में सुनाई जाती है विजयदान देथा जी की कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी। अदेही अनंग तुष्टमान होकर हरेक को दो दो जीवन बख्शे कि 12 और 12 24 कोस की दूरी पर दो बस्तियां बसी हुई थीं। उन बस्तियों में सेठ अपनी कंजूसी के लिए समूचे मुल्क में मशहूर थे। दोनों बस्तियों में सरीखी हैसियत के दो हम उम्र साहूकार रहते थे। दूर बसते हुए भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। इत्तेफाक की बात और अनमोल रात कि दोनों का एक साथ सेहरा बंधा। बेहद सुंदर बहुओं के साथ ही हथलेवा जुड़ा और सीप सीप में साथ ही मोती पड़ा। तब खुशी खुशी दोनों साहूकार परस्पर वचनबद्ध हो गए कि चाहे जिस किसी के बेटा बेटी हो वे एक दूसरे के विवाह बंधन में बंधेंगे। पेट की आशा के दरमियान ही संतानों का रिश्ता तय हो गया। एक दूसरे की प्रीत में बावले और धन पागल उन सेठों को कुदरत के खेल का रंच मात्र भी ख्याल नहीं था। 9वें महीने एक ही नक्षत्र में दोनों को दो लड़कियां जन्मी। कुछ तो दी हुई जुबान के नशे में और कुछ कंजूसी की लत के दबाव में एक सेठ बेईमानी कर गया। बेटी होने के बावजूद सूप की जगह कांसे का थाल बजवाया। नाई भेजकर दोस्त के गांव बेटे की बधाई पहुंचवाई। दोनों सेठों की हवेलियों में उत्सव के साथ गुड़ बांटा गया। पहले पहल माँ ने सोचा कि दोनों दोस्तों में परस्पर मजाक का रिश्ता है। वक्त आने पर आप ही सारी बात सामने आ जाएगी। तब तक इस भ्रम से कोई हानि नहीं है। अबूझ बचपन तक क्या छोरा और क्या छोरी, यह तो जवानी छाने पर ही भेद वाले मर्म की ठीक से पहचान होती है। पर बाप ने उस भ्रम को मिटाने के लिए जाने अनजाने कोई चेष्टा नहीं की। लड़की की लड़के के समान परवरिश की। वक्त से पहले ही कमर में मेखला और धोती, बदन पर अंगरखी और सिर पर बंधेज का साफा। पहले तो सारी बातें मस्खरी सी लगती थीं, पर जब वक्त का उभार जाहिर होने पर भी बाप की नीयत नहीं बदली तो माँ का माथा ठनका। एक दफ़ा मीठे उल्हाने के साथ पति को सचेत किया। कहने लगी, यूँ देखते हुए भी अंधे कैसे बने हो? तब हकलाते हुए सेठ बोला, मैं तो कहीं अंधा नहीं हूँ, मुझे तो 3 लोग की सूझती है। सेठानी सिर पर हाथ लगाकर बोली, 3 लोग के सूझने वाले? बेटे के कपड़ों में बेटी का जोबन नजर नहीं आता? सेठ सफ़ेद झूठ बोला, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सेठानी की अभ्यस्त जुबान से अपने आप ही रोजाना का संबोधन निकला, मुन्ने के बापू, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? बेटी तो हाथ पीले करने के लायक हो गई है और तुम्हें ये छोटी बात नजर आती है? पर हाथ पीले करने की मेरी मनाही थोड़े ही है। मेरी तेज अक्ल की कौन बराबरी कर सकता है? मैंने तो कोख के भीतर ही रिश्ता निपटा दिया था। सेठानी करीब आकर कहने लगी, तुम्हारे निपटाने से क्या होता है? भला छोरी से छोरी की कहीं शादी होती है? शादी का क्या की और हुई, पर दिया हुआ वचन तो मरते दम तक नहीं तोड़ा जा सकता। सेठानी की आंखें ऊपर ललाट में चढ़ गईं। ये मजाक का लहजा तो नहीं है। सूरज की तरह दमकती सच्चाई पति को क्या दिखाए? भला ये बातें किसी को समझाने की हैं? उसका मुंह फटा का फटा रह गया। पर अब इत्मीनान रखने से गजब हो जाएगा। आखिर बमुश्किल मन कड़ा करके कहने लगी, भले आदमी, तुम्हारे वचनों से सेजों की कमी कैसे पूरी होगी? कुछ तो ख्याल करो। मैंने तो इतने बरस का मजाक मानकर तुम्हें छेड़ा नहीं। मैं छेड़ने जैसा काम भी तो नहीं करता। बेशुमार दहेज मिलेगा, धूमधाम से बेटे की बारात ले जाऊंगा। मर्द की जुबान नहीं बदला करती। कुदरत की गलती का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? सेठानी असमंजस में पड़ गई। या तो अभी पति उससे हंसी कर रहे हैं या अपने वचन से हरगिज इधर उधर नहीं होंगे। पर आज बात को अधर में छोड़ना नहीं है। फैसला होने पर ही सेठानी को चैन पड़ेगा। गुस्से से खौलती हुई कहने लगी, तुम्हारा नफ़ा नुकसान गया भाड़ में। तुम्हारे जैसा बाप मिलने पर बेटी सेजों का नुकसान कैसे पूरा करेगी? इस बात का तुम्हें कुछ ख्याल भी है? सेठ गुमान से बोला, क्यों ख्याल क्यों नहीं? 8-10 बरस पति के दिसावर जाने पर भी समझदार बहुएं सब्र रखती हैं ना। ऐसा वैसा पति मिलने पर जैसे तैसे करते कोख की साथ पूरी करती हैं। बाल रांड भी आखिर अपने दिन काटती ही है। बेटी की किस्मत बेटी के साथ, आप ही खींचेगी और आप ही ओढ़ेगी। अब जाकर सेठानी को पुख्ता विश्वास हुआ कि ये बातें हंसी की नहीं हैं।
पति तो गुथे हुए जाल की एक गांठ भी ढीली नहीं करना चाहते। बेटी के चेहरे की धुंधली तस्वीरें उसे चारों ओर तैरती नजर आने लगीं। रुंधे गले से बोली, अपनी जाई बेटी है, यूं कैसे उसे बांध कर जलाएं? छोरी के साथ शादी होने पर वो क्या तो खींचेगी और क्या ओढ़ेगी। मुझसे तो सपने में भी इस अकर्म के लिए हाँ नहीं की जाती। पति चिढ़ते हुए बीच में बोला, मैंने तुझे हाँ करने के लिए कहा ही कब है? इस काम के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। अगर फिर टांग अड़ाई तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। वचन हारने से तो मरना बेहतर है। और सेठों की सेजों का घाटा कैसे भरा जाता है, तू क्या समझती नहीं? जानबूझकर अनजान मत बन। तेरे बाप का नाम कैसे चला समूचे इलाके में, ये किसी से छिपा नहीं है। पर फिर भी मैंने दिखती आंखों से मक्खी निकली कि नहीं? पति के मुंह से इस ताने की सेठानी को कतई उम्मीद नहीं थी। सुनते ही उसका मुंह मानो सी दिया गया हो। रगों का खून जम गया। वाकई ये किसी से छिपा नहीं था। उसकी माँ ने आंखों देख के किसी मर्द को नहीं छोड़ा। का पुरुष बाप तो अपने कारोबार और हिसाब किताब में मगन था, और उधर उन्मादित माँ जात बदजात का ख्याल भी भूल गई थी। उस चमार के साथ खुल्लम खुल्ला ऐश करती थी। चमार गरांडील और खूबसूरत था। सेठानी हूबहू उस पर गई थी। वैसा ही चेहरा और वैसी ही चाल। ढकी हुई हंडिया का ढक्कन हटाते ही वो पस्त हो गई। अटकते अटकते बोली, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। पति को ऐसे अचूक निशाने की आशा नहीं थी। बात ही बात में सारा झगड़ा निपट गया। इत्तेफाक की बात कि दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी में साहूकार के घर सावा आया। बाप ने तो उत्साह से सावा कबूल किया, पर माँ के कलेजा पर आरी सी चल गई। फिर भी उसने ना तो होंठ खोले और ना ही चूही की। आप कर्मी बेटी जाने और बेटी का कर्म जाने। पर बेटी तो निरी नादान थी। उसे ना तो अपने यौवन की जानकारी थी और ना कर्म का कुछ ख्याल था। बरसों बेटे की तरह पली कन्या मन ही मन खुद को बेटा ही समझने लगी थी। शादी का वास्तविक मतलब न जानते हुए भी उसे इस नई बात की बेहद खुशी थी। शादी होने पर जरूर चिकने गालों की मसें भीगेंगी। मूछों को ताव देने के लिए उसे चुटकी में खाद चलती सी महसूस होती थी। और बेटी की ये नासमझी देखकर माँ अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। एक दफ़ा एक हम उम्र लड़की ने उसे नहाते हुए अचानक देख लिया तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। इतने बरस तो उसने समझा कि माँ बाप कोई टोटका कर रहे हैं, पर सावा कबूलने के बाद बारात चढ़ने के लिए उसकी उमंग देखी तो आखिर सब्र की पाल फूल गई। उसे मेड़ी में ले जाकर समझाने लगी। देखो जीजी, वो बीच में ही टोकते बोली, आज ये नई बात कैसे? भाई और दादा के बदले तूने मुझे जीजी क्यों कहा? लड़की मुस्कुराते बोली, क्यों कहा? जीजी है तो जीजी कहने पर गुस्सा क्यों? बावली औरत जात होकर तू दूल्हा बनने के ख्वाब देख रही है? मर्दानगी हुए बगैर मर्द के इन तमाशों से कब तक काम चलेगा? कब तक क्या, सारी उम्र चलेगा। पर तुझे मेरी मर्दानगी में क्या कमी नजर आई? ये धोती, ये अंगरखी, ये 16 हाथ का साफा। पड़ोसन लड़की होठों ही होठों मुस्कुराते बोली, 16 हाथ के साफे से मर्द के साजो सामान की कमी पूरी नहीं की जा सकती। इस शादी के लिए तू साफ मना कर दे। तेरी जवानी तो खुद जोड़ी का वर मांगती है। दोनों छोरियां साथ जुट कर क्या गार खूंदोगी? समझने लायक भरपूर उम्र होते हुए तू ये मामूली बात भी नहीं समझती। सेठ की नादान लड़की फिर भी नहीं समझी। मुंह मस्कोर कर बोली, तू तो मेरी सुंदर बीवी पर डाह करती है, तुझसे मेरा सुख नहीं देखा जाता। पड़ोसन उससे सीने से लगाकर कहने लगी, अब तेरा क्या किया जाए? आखिर ठोकर खाने पर ही तुझे अकल आएगी। पर फिर समझ कर भी क्या होगा? बाप को तो दहेज का लालच है। पर तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया। बेहद हैरानी की बात है कि उसका मन कैसे माना। तब वो अबूझ लड़की अधीरता से कहने लगी, अभी जाकर माँ से पूछती हूँ, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। न छुपाए तो अच्छा है। इतना कहकर वो अपने घर चली गई और बेटी हड़बड़ाई हुई माँ के पास पहुंची और पूछा, माँ, आज एक लड़की ने मुझे हैरानी की बात बताई कि मैं फ़कत मर्दों के कपड़े पहनती हूँ। हकीकत में मैं मर्द नहीं हूँ। पर मैं उसकी बात मानूँ तब ना, तू मुझसे हरगिज़ न छुपाएगी। बोल, वो झूठी है कि नहीं? मैंने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि उससे मेरी सुंदर बीबी का रूप नहीं सहा जाता। माँ ने मुंह घुमाकर आंखें पोंछी। कुछ देर बाद रुंधे सुर में बोली, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं तुझे पहले ही होशियार नहीं कर देती? अबूझ लड़कियां चलते ही चुहल कर लेती हैं। बेटी जोश के सुर में बढ़ चढ़ कर कहने लगी, चाहे कितनी ही चुहल करें, मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। आदमी ना होकर औरत होता तब भी मैं इस शादी के लिए इनकार नहीं करता।
यह तो दिल मिलने की बात है। दिल मिल जाए तो दो औरतों की क्या शादी नहीं हो सकती। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा जी की कहानी दोहरी जिंदगी।